गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व राजनीति के दूसरे अध्याय से, जिसका शीर्षक है दो ध्रुवीयता का अंत, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, शीत युद्ध का दौर था हमारा पहला चैप्टर, कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों में बहुत ज्यादा तनाव हो गया था और कई बार तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। और उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो दो ध्रुवीयता थी, जो दो बड़ी महाशक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, उनमें से एक बड़ी महाशक्ति का विघटन हो गया। तो एक बड़ी महाशक्ति का विघटन कैसे हुआ, किस प्रकार वो अस्तित्व में आई थी, उसके बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने कल पढ़ा था कि बर्लिन की दीवार बनाई गई। पूर्वी यूरोप में जर्मनी में बीचों बीच बर्लिन जर्मनी की राजधानी थी और उसके बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई और ये दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी और 28 सालों तक ये दीवार रही। इस दीवार के एक तरफ पूर्वी यूरोप यानी साम्यवादी खेमा था और दूसरी तरफ पश्चिमी यूरोप यानी अमेरिका का खेमा था। तो इस तरह से जर्मनी की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक बन गई कि इस तरफ समाजवादी है पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ पूंजीवादी है। तो जर्मनी की दीवार 1961 में बनाई गई थी। इस दौरान शीत युद्ध अपने चरम पर था। क्यूबा मिसाइल संकट भी हमने पढ़ा 1962 में, वो भी शीत युद्ध चरम पर था, कभी भी वो तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता था। तो बर्लिन की दीवार भी ऐसे ही शीत युद्ध का प्रतीक मानी जाती है। और फिर वहां के लोगों ने, पूर्वी यूरोप के लोगों ने बर्लिन की दीवार को गिरा दिया और ये घटना घटी 9 नवंबर 1989 को 1989 में। 28 सालों तक इसने जर्मनी को विभाजित रखा। 1961 में ये दीवार बनी और 1989 में ये दीवार पूर्वी यूरोप के लोगों के द्वारा गिरा दी गई। तो इसी प्रतीत होता है कि उस समय तक सोवियत संघ की शक्तियां काफी कम हो गई थी, इसीलिए लोगों की हिम्मत हुई उस दीवार को गिराने की। और जैसे ही दीवार गिराई गई 1990 में, 2-3 महीने की बात थी 90 आने में, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। तो शीत युद्ध की समाप्ति की पहली घटना तो यही घटी कि बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। फिर 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पूर्ण रूप से विघटन हो गया और इसी विघटन की चर्चा हम पूरे चैप्टर में करेंगे। अंडरस्टूड? बर्लिन की दीवार बनी 1961 में, बर्लिन की दीवार गिराई गई नवंबर 1989 में, पूर्वी यूरोप के लोगों के द्वारा गिराई गई। ये शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक भी थी। गॉट इट? तो आगे चलते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? जैसे हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सोवियत, एक तरफ सोवियत यूएसएसआर मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ। तो आज हमने यही देखना है कि सोवियत प्रणाली क्या थी, क्या विशेषताएं थी उसकी और क्या दोष थे और वो किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में उसका विघटन हुआ था। ओके, तो चलते हैं आगे। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत संघ बना था। 1917 की समाजवादी या बोल्शेविक क्रांति भी हम कहते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 1917 में। रूसी क्रांति 1917, बोल्शेविक क्रांति 1917, समाजवादी क्रांति 1917, एक ही नाम है। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ बना था और इस क्रांति के जो नेता थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी।
जिससे सोवियत संघ का जन्म हुआ था। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जान लीजिए। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना और समाजवाद के आदर्शों पर समतामूलक समाज की स्थापना करना। फिर से देखिए, इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित समतामूलक समाज की स्थापना करना। अंडरस्टूड? ये थी सोवियत प्रणाली। और इससे आगे भी इसमें यही बता रखा है कि ये प्रणाली निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने व समाज में समानता के सिद्धांत की रचना करने पर जोर देती है और इसमें एक ही पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता है। और वो एक पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के लिए उस प्रणाली में कोई जगह नहीं होती है। तो इस प्रणाली को कहा गया सोवियत प्रणाली। 2 नंबर में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि सोवियत प्रणाली क्या थी। पहले आपने बताना है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद यूएसएसआर का जन्म हुआ था। इसके नेता व्लादिमीर लेनिन थे। और उसके बाद फिर आपने बताना है कि पूंजीवाद का विरोध करती है और समतामूलक समाज की स्थापना के आदर्शों पर ये प्रेरित थी। कम्युनिस्ट पार्टी का इसमें दबदबा है, दूसरी किसी पार्टी को पनपने का मौका नहीं दिया जाता। ये है सोवियत प्रणाली। तो यहाँ से थोड़ा तो आपको समझ आ गया होगा कि ये बिल्कुल केंद्रीकृत है, इसमें शक्तियों का बंटवारा करने की अनुमति नहीं देती है। अब बात आती है हमारी कि दूसरी दुनिया के देश, हमें कई बार ये भी पढ़ने को मिलता है कि दूसरी दुनिया के देश कौन थे। तो देखिए, दूसरी दुनिया के देशों में जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के काफी सारे देश सोवियत संघ के चुंगल में आ गए थे। यानी उस दूसरा विश्व युद्ध के बाद तो सोवियत संघ अपने में काफी देशों को मिलाना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा देशों को मिलाकर के अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। दूसरी तरफ यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका भी ज्यादा से ज्यादा देशों को अपनी तरफ मिलाना चाहता था। तो जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के चुंगल में आ गई और सोवियत संघ ने ही उन्हें, अगर वो किसी दूसरे उपनिवेश के अधीन थे तो उनसे आजाद भी कराया और वहां की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर उन्हें ढाल दिया। उन देशों की, जो पूर्वी यूरोप के देश थे, उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रणाली को समाजवाद की तर्ज पर ढाल दिया। तो उस सोवियत खेमे के देशों को क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है। पहले दुनिया के देश पश्चिमी खेमा जो संयुक्त राज्य अमेरिका के तरफ, वो पहली दुनिया का देश। दूसरी दुनिया का देश जो सोवियत खेमे के साथ थे और तीसरी दुनिया के देश जो अभी अल्प विकसित है, विकासशील है, जहाँ विकास नहीं हुआ है और जो इन दोनों खेमों में नहीं है। अंडरस्टूड? तो आइए आगे पढ़ते हैं। सोवियत प्रणाली एक अनुकरणीय प्रतिमान। शुरू में जब सोवियत प्रणाली बनी, बहुत ही एक अच्छी प्रणाली थी। वहां की जनता पूरी तरह से खुश नजर आती थी उस प्रणाली से, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी गड़बड़ियां होने लगी और उसका पतन हो गया। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि सोवियत प्रणाली एक अनुकरणीय प्रतिमान कैसी थी। अनुकरणीय की अनुकरण करने योग्य प्रतिमान कैसी थी, इसकी विशेषताएं क्या थी? सबसे पहली बात तो थी कि सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी। वहां एक जगह, इतना बड़ा होते हुए भी राज्य, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। संचार व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह से सोवियत संघ को अपने लोगों से या अपने देश के विकास में इस प्रणाली की वजह से बहुत मदद मिली थी। दूसरी बात है, विशाल संसाधन थे, विशाल भंडार थे।
सोवियत संघ एक बहुत ही विशाल गणराज्य था, तो वहां पर खनिज तेल, खनिज पदार्थ, लोहा, कोयला, इस्पात के भी भंडार बहुतायत मात्रा में थे। तो इस तरह से भी उसे बाहर के देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। कच्चे माल के लिए भी वो किसी पर निर्भर नहीं थे और तैयार करने के लिए भी उनके पास संचार प्रणाली और बाकी चीजें काफी उन्नत थी। फिर आता है घरेलू उपभोक्ता उद्योग। सब कुछ यानी पिन से लेकर के कार तक सब कुछ सोवियत संघ में बनता था। हालांकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी जैसा कि पश्चिम के देशों में होती थी इतनी अच्छी तकनीक, यहाँ पर इतनी अच्छी तकनीक नहीं होती थी। उत्पादन का खर्चा ज़्यादा आ जाता था और उस तरह से धीरे धीरे फिर ये इसका कारण भी बना, क्योंकि ये बिल्कुल ही केंद्रीकृत प्रणाली थी, इसके विघटन का कारण भी बना। फिर नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थी, जो वहां के सोवियत संघ के प्रत्येक नागरिक को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। जिसकी जितनी जरूरत थी राज्य उसे प्रदान करता था, राज्य उसे देता था जिसकी जितनी जरूरत थी। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी जरूरतें लोगों की राज्य पूरी करता था। तो सभी लोग उस प्रणाली में काफी खुश थे। फिर बात आती है बेरोजगारी। जो जिसके लायक था, जिस काम के लायक था, उस व्यक्ति को उस प्रकार का काम मुहैया कराना राज्य की जिम्मेदारी थी और राज्य प्रत्येक व्यक्ति के रोजगार की गारंटी देता था और प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई काम अवश्य दिया जाता था। तो वहां पर बेरोजगारी नहीं थी। फिर छठी बात आती है संपत्ति पर राज्य का स्वामी था। जितने भी उद्योग धंधे थे, जितने भी वहां पर कृषि योग्य जमीन थी, सब चीजों के ऊपर राज्य का नियंत्रण था। निजी संपत्ति नहीं थी, किसी व्यक्ति की पर्सनल कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता था और अपनी जरूरत के अनुसार राज्य उसे प्रदान करता था। तो यहाँ पर जो संपत्ति की मिल्कियत थी वो राज्य के पास थी। राज्य ही उन संसाधनों का सभी लोगों में उचित बंटवारा करता था। तो ये तो थी हमारी सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। अंडरस्टूड? संचार प्रणाली उन्नत थी, वहाँ के संसाधन के विशाल भंडार थे उनके पास, खनिज है, तेल है, कच्चा माल है, कोयला है, इस्पात है, सभी प्रकार के संसाधन वहां पर मौजूद थे। उनके सारी चीजें खुद बनाते थे, बाहर से कोई मदद नहीं लेते थे और नागरिक भी खुश थे क्योंकि उनको सभी बुनियादी सुविधाएं दे दी जाती थी, बेरोजगारी नहीं थी। इसलिए जो सोवियत प्रणाली थी वो सब के लिए एक अनुकरणीय प्रतिमान थी। गॉट इट? आगे हमें देखना है कि चलो ये तो इतनी अच्छी थी, फिर भी इसका सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कोई ना कोई तो बुराई भी रही होगी, कुछ ना कुछ तो दोष भी रहे होंगे कि इस प्रणाली का, इतनी बड़ी प्रणाली का, इतनी अच्छी प्रणाली थी, अनुकरणीय थी ये, लेकिन फिर भी सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके पीछे क्या कारण थे? तो आइए इसके दोष पढ़ लेते हैं। अब हम सोवियत प्रणाली के दोष। सोवियत प्रणाली के दोष है अत्यधिक केंद्रीकृत। ये जो प्रणाली थी ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड थी, सारा काम केंद्र सरकार से पूछकर होता था, शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया था। प्रारंभ में तो ये प्रणाली ठीक लगी, लोगों ने मतलब जो नौकरशाही थी उसने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और फायदा मिला लोगों को, लेकिन धीरे धीरे ये प्रणाली सुस्त पड़ती गई क्योंकि ये प्रणाली बहुत ज्यादा केंद्रीकृत थी और केंद्रीकृत होने के कारण इसकी जो सुविधाएं देने का लाभ था वो प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसमें लोकतंत्र की अनुपस्थिति ने लोगों की पहल करने की क्षमता खत्म कर दी थी, क्योंकि सभी कुछ नौकरशाही के अधीन था, लोकतंत्र नहीं था, लोगों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। धीरे धीरे लोगों को आदत बन गई कि जो ऊपर से जो ऑर्डर आएगा, जो काम करना है वही करेंगे। उन्होंने किसी भी कार्य में पहल करने की उनकी आदत छूट गई, जिससे कि सोवियत प्रणाली असफल हो गई और विकास रुक गया, क्योंकि लोगों ने रुचि लेना बंद कर दिया, क्योंकि किसी को भी अपने विचार अभिव्यक्ति की कोई स्वतंत्रता नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। तो लोग जैसा
काम करवाती सरकार वैसा ही कर लेते, अपना दिमाग लगाना उन्होंने बंद कर दिया, पहल करनी बंद कर दी, जिससे कि सोवियत का जो विकास था वो रुक गया। अब बात आती है एक ही दल का कठोर नियंत्रण। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है, एक दल साम्यवादी दल, उसका कठोर नियंत्रण था, वही सत्ता में आता था, बाकी किसी भी दल को वहां पर चुनाव तक लड़ने का कोई अधिकार नहीं था। अगर किसी को चुनाव लड़ना होता तो पहले साम्यवादी दल की सदस्यता लेनी पड़ती और उसके भीतर ही फिर चुनाव होते थे। तो एक दल के कठोर नियंत्रण के कारण भी लोगों में इस पार्टी के प्रति या इस व्यवस्था के प्रति रुझान कम हो गया, लोग सुस्त होने लगे, उनकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगी। फिर बात आती है रूस का प्रभुत्व। रूस जो आज के दिन अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सोवियत संघ का एक गणराज्य हुआ करता था। ऐसे ही उस दौरान सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, लेकिन जो रूस गणराज्य था उसकी चलती थी, उसका ज्यादा प्रभुत्व था, इससे कि जो बाकी के जो गणराज्य थे उनमें रोष पैदा हो गया और उनको लगने लगा कि जो केंद्रीकृत प्रणाली है वो सिर्फ रूस गणराज्य के लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है। इससे लोगों में इस प्रणाली के प्रति दुर्भावना आने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक असंतुलन। जैसे रूस का प्रभुत्व था तो जो बाकी के जो दूर दराज के इलाके थे, जो दूर दराज के गणराज्य थे और जो अपने आप को बड़ा घुटन महसूस कर रहे थे, उनमें आर्थिक रूप से भी वो कमजोर थे। वहाँ की जनता की तरफ जो प्रणाली थी वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए वो रूस सोवियत प्रणाली का विघटन हुआ, ये दोष था। और फिर बात आती है नौकरशाही, ये मैंने लिखा नहीं है, नौकरशाही का दबदबा। नौकरशाही क्योंकि सब कुछ केंद्रीकृत था और जो अधिकारीगण थे वही सारी योजनाओं को निर्धारित करते थे, वही अपनी जो योजनाएं बनती थी उसका लोगों तक पहुंचाते थे उनको। तो इस नौकरशाही में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया और भ्रष्टाचार की वजह से लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई। तो ये भी सोवियत प्रणाली का बहुत बड़ा दोष था, नौकरशाही में भ्रष्टाचार का बोलबाला। अंडरस्टूड? तो ये थी हमारी सोवियत प्रणाली के कुछ दोष, जो कि सोवियत संघ के विघटन का कारण बने। और सोवियत संघ का विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, और तभी हमारे चैप्टर का ये नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, क्योंकि जो दो ध्रुव थे उनमें एक का विघटन हो गया, एक ही बच गया था। अंडरस्टूड? तो अब बात आती है कि ये सोवियत प्रणाली की हमने अच्छाइयां भी पढ़ी, इसकी हमने बुराइयां भी पढ़ी, तो फिर ये विघटन होने के पीछे किसी ने तो पहल की होगी, एकाएक तो विघटन हो नहीं गया। तो फिर क्या हुआ कि जैसे कि पश्चिम में बहुत ज्यादा तेजी से विकास हो रहा था, वहां पर लोकतंत्र की स्थापना भी हो रखी थी और लोगों में धीरे धीरे थोड़ा बहुत उनके बारे में पता चलने लगा, तो लोग आकर्षित होने लगे लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति। और तब तक जो सोवियत प्रणाली भी दोषों से भर चुकी थी। तो एक तरफ तो सोवियत जो प्रणाली थी वो दोषों से परिपूर्ण हो चुकी थी और दूसरी तरफ संसार में लोकतंत्र बड़ा सफल हो रहा था, तो इसका लोगों के मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। और इस दौरान गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। वो एक बहुत ही खुले विचारों का था, वो पश्चिम के साथ अपने संबंध बनाना चाहता था। तो इस तरह से मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में कुछ थोड़ा बहुत खुलेपन की नीति अपनाई। उसकी प्रणाली में 3 विशेषताएं थी। पहला तो पुनर्रचना, वो चाहता था कि जैसे जो हमारी सोवियत प्रणाली में दोष आ चुके हैं, ये सोवियत के लोगों के लिए सही नहीं है, हमारे आर्थिक विकास, हमारा राजनीतिक विकास, सब तरह से हम डाउन जा रहे हैं। तो इस तरह से इस प्रणाली की, जो सोवियत प्रणाली को दोबारा से इसकी रचना करनी चाहिए। तो एक तो उन्होंने पुनर्रचना की प्रणाली, दूसरा था खुलापन, कि जो इतनी केंद्रीकृत प्रणाली है जिसमें लोगों को
कोई भी अपने विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, उसमें कुछ हद तक खुलापन दिया जाए जिससे लोग इनोवेटिव तरीकों से अपने काम करें। तीसरा काम था अर्थव्यवस्था में सुधार। तो इस तरह से मिखाइल गोर्बाचेव ने 3 जो विशेषताएं उसकी थी, उसकी प्रणाली की। पहली थी पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त और उस्क्रोनी। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त और उस्क्रोनी। अगर हम इन्हें हिंदी में पढ़ें तो पुनर्रचना, खुलापन और अर्थव्यवस्था में सुधार, इस तरह की प्रणाली मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत की, लोगों के सामने रखी। तो फिर लोगों में इस प्रणाली के प्रति रोष उत्पन्न होता गया, सोवियत संघ प्रणाली के प्रति, और इस दौरान लोगों ने लोकतंत्र का स्वाद भी चख लिया था। अब लोग दोबारा से अपनी उसी घुटन वाली प्रणाली में नहीं जाना चाहते थे। और दूसरी तरफ जो पूर्वी यूरोप के जो राज्य थे, जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया, वहां पर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिए सोवियत प्रणाली के खिलाफ। और जो कम्युनिस्ट पार्टी पहले बहुत सख्त होती थी इस तरह के आंदोलन के विरोध में, तो अब उस प्रणाली ने लोगों को रोकने के लिए कोई खास ठोस कदम नहीं उठाई। फिर जो मिखाइल गोर्बाचेव की जो नीतियां थी, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्त और उस्क्रोनी की नीतियां, उनका कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी विरोध होने लगा। जो गरम दल वाले थे कम्युनिस्ट पार्टी में, उन्होंने कहा कि ये जो गोर्बाचेव है ये गलत कर रहा है। लेकिन इसी दौरान बोरिस येल्त्सिन, उन्होंने केंद्रीकृत जो पहले प्रणाली थी उसका विरोध किया और जो गोर्बाचेव की जो नीतियां थी उसका समर्थन किया। और फिर वहां पर चुनाव हुए तो बोरिस येल्त्सिन चुनाव में जीत गया और दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया और उस विघटन के बाद फिर बोरिस येल्त्सिन वहां के राष्ट्रपति बने। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हमने पढ़ना है कि क्या क्या कारण रहे सोवियत प्रणाली के। पहले तो कुछ तो हम आज ही देख चुके हैं, जो इस प्रणाली के दोष थे वो इसके विघटन के कारण भी बने। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के बारे में और आगे के चैप्टर में और बाकी बातें सोवियत प्रणाली के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आप कर लोगे इसे आज ही, तो ताकि कल आप नई वीडियो के साथ नए टॉपिक को कर पाओ। थैंक यू।